किया कि वह अपने गोल मटोल शरीर को उछाल उछाल कर मटकने लगा। क्या है? मुझे क्यों कुरेद रहे हो? अच्छे बच्चे बनो, गुस्सा मत करो। सिस्टम अपनी रामायण गा रहा था और उधर शियांग यान मुंह से थूक उड़ाते हुए गालियां बक रही थी। जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसे याद दिलाया, फांग यी की अभी मरा नहीं है। शियांग यान की आंखें फट गईं। तेरी यी की के मरने की बद्दुआ करने की हिम्मत कैसे हुई? यह लड़का इतना जहरीला कैसे हो गया? बड़ा होकर बिल्कुल अपने बाप की जेरोक्स कॉपी बन गया है, जिसे देखते ही मेरा खून खौल उठता है। मेरे पेट से पैदा हुआ ऐसा कचरा जिसमें मेरी एक भी आदत नहीं है। उसने अपने तीखे लाल रंग से रंगे नाखूनों को सीधे मेरी तरफ तान दिया, मानो मेरी आंख में चुभो देगी। मेरी आंखें छुरे की तरह तेज हो गईं। जैसे ही मैं बचने के लिए हटने वाला था, तान रुआन की आंखें लाल हो गईं और वह मुझे अपनी पीठ के पीछे खींचते हुए ढाल बनकर खड़ी हो गई। नहीं, जियांग चेन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। शियांग यान का हाथ वहीं हवा में जम गया। रुआन रुआन, रास्ते से हट। शियांग यान ने मुझे बाहर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, मैंने कहा ना नहीं, जियांग चेन को कोई परेशान नहीं करेगा। शियांग यान ने डरकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठीक इसी वक्त देर रात तक काम करके थके हारे तानजे ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उनकी हालत पहले ही खस्ता थी और घर में घुसते ही उनका स्वागत अपनी बीवी के रोने धोने से हुआ। अपनी कनपटी मलते हुए उनके चेहरे पर साफ चिढ़ और नफरत दिख रही थी। शियांग यान पागलों की तरह रोने लगी और अपने पति के कंधे पर सिर रखकर हमदर्दी बटोरने की कोशिश करने लगी। तांजे उससे बचने के लिए बेरुखी से 2 कदम पीछे हट गए। शियांग यान ने रोनी सूरत बनाकर अपने आंसू पोंछे। सुनिए जी, चियांग चेन ने यीकी को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। वह सच में किसी का कत्ल करना चाहता है। आप ही बताइए, मैंने ऐसे मनहूस को क्यों जन्म दिया? वह तो अब मर्डर करने पर उतर आया है। क्या फांग यीकी मर गया? वह कैसे मर सकता है? वह नहीं मरा। तो फिर बार बार मुंह खोलकर उसे कातिल क्यों बोल रही हो? अब आपको मैं चुभने लगी हूं, है ना? हमेशा इतनी देर से घर आते हैं। कहीं सच में बाहर कोई रखैल तो नहीं पाल रखी? सुनिए, आप पिछले कुछ दिनों से घर क्यों नहीं आए? तानजे का सिर चकरा गया। उन्हें समझ नहीं आया कि इस औरत के दिमाग में क्या भूसा भरा है। कंपनी में कुछ लफड़े हो गए थे, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे ज्यादा बात न करते हुए तानजे ने सीढ़ियों पर खड़े हम दोनों की तरफ देखा। जब शियांग यान पहले उंगली दिखा रही थी तो मैं तान रुआन को पीछे खींचना चाहता था, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। जैसे ही शियांग यान तानजे से चिपकने मुड़ी, तान रुआन घूम गई। जियांग चेन, आपने मुझे क्यों खींचा? मैंने उसके माथे पर हल्के से थपकी दी। मेरा चेहरा थोड़ा सख्त था। तुम्हें तो लोगों का छूना पसंद नहीं था ना? शियांग यान के नाखून इतने बड़े हैं, अगर खरोंच लग जाती तो रोती फिरती। रुआन रुआन ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों की गहराई में एक खूंखार चमक कौन थी। मैं जियांग चेन को परेशान होते नहीं देख सकती। सिस्टम ने आह भरी। शार्ड कितनी समझदार है। जरूरत नहीं है, अगली बार चुपचाप मेरे पीछे छिप जाना। तान रुआन ने उलझन में मेरी तरफ देखा। क्यों? मैं तो जियांग चेन को बचा रही थी, पर जियांग चेन नाराज हो गए। थोड़ा सा उदास होकर वह मेरे सीने से सट गई। क्या जियांग चेन मुझसे नफरत करते हैं? मुझे लड़ना नहीं आता, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता और मेरे पास पैसे भी नहीं है। उसे इतना मासूम और प्यारा देखकर मैंने उसका सिर सहला दिया। तांजे इस वक्त चलकर पास आए और तान रुआन को किसी दूसरे के बेटे की बाहों में दुबका देखकर उनके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वह अपनी नजरें संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तांजे ने बहुत प्यार से कहा, जियांग चेन, तुम्हारी माँ कह रही है कि तुमने फांग यीकी को सीढ़ियों से धक्का दिया है। क्या हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? उन्होंने जल्दी से बात जोड़ी। अंकल को तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने मुंह खोला, फिर बंद किया और बोला, हाँ अंकल, बिल्कुल, आप शौक से चेक कर लीजिए। ये बेवकूफ औरत शियांग यान सच में हद दर्जे की गिरी हुई निकली, जो मुझ पर मर्डर का झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत कर रही थी। वैसे भी सिस्टम तो उस वक्त गायब था, तो भला मुझे उस नमूने को धक्का देते हुए कौन देख सकता था? सिस्टम बोला, देखना, आज इसका थोबड़ा मैं ही लाल करूंगा। श्यांग यान अपनी वही हेकड़ी दिखाते हुए बोली, पक्का ये सब तूने ही किया है? अब सीसीटीवी कैमरे में क्या अपनी शक्ल देखनी बाकी रह गई है? इस वक्त टैनजे का चेहरा एकदम सड़ा हुआ और गुस्से से तमतमाया हुआ था।
शियांग यान ने मुंह बिचकाया और मटकते हुए उसके पीछे पीछे चल दी। लेकिन जैसे ही सीसीटीवी फुटेज चली, उसमें फेंक यीकी के वो घटिया शब्द बिल्कुल साफ गूंज उठे, मुझे कोई सड़े हुए दिमाग वाली ही मिलेगी। और ठीक उसके बाद वो नौटंकीबाज खुद ही एक दर्दनाक चीख मारते हुए सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। शियांग यान के तो जैसे तोते उड़ गए। वो हक्के बक्के चेहरे के साथ बोली, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? टैन जे का चेहरा गुस्से के मारे एकदम काला पड़ चुका था। फेंक यीकी की उस बकवास का असली मतलब क्या था, ये बात टैन जे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। सामने तो साला रुआन रुआन दीदी, रुआन रुआन दीदी करके शहद की चाशनी टपकाता था, पर पीठ पीछे वो रुआन रुआन के बारे में इतनी नीच सोच रखता था। ये किसने सोचा था? और ऊपर से कंपनी की पावरफुल औरत का जो उसने जिक्र किया था, वो अलग। टैनज़े के दिमाग में तुरंत यान लिनक्सू का ख्याल आया और उसे याद आया कि कैसे उसकी कंपनी में आजकल एक के बाद एक लफड़े हो रहे थे। मेरी वो पुरानी बात भी उसके कानों में हथौड़े की तरह बजने लगी कि शियांग यान का मनहूस चेहरा पतियों को ले डूबने वाला है। टैनजे को अब पूरा शक होने लगा था कि ये माँ बेटे की चालू जोड़ी यहाँ उससे कोई पुराना बदला लेने ही आई है। उसने शियांग यान की तरफ बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा और बोला, अगर कोई काम धंधा नहीं है तो थोड़े अखरोट खाया कर, ताकि तेरा खाली दिमाग कुछ काम करे। शियांग यान घबराकर टैनजे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, अरे सुनिए तो, मुझसे गलती हो गई। असल में ये जियांग चेन पहले भी ऐसी घटिया हरकतें करता रहता था, इसलिए गुस्से में मेरी मति मारी गई थी। मैं चुपचाप टैन रुआन का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल आया। मुझे डर था कि अगर मैं 2 मिनट और वहां रुका तो टैनजे के सामने ही किसी का जबड़ा तोड़ दूंगा। मुझे बाहर जाते देख टैनजे ने शियांग यान की बकवास सुने बिना ही मुंह फेरा और सीधे वहां से निकल लिया। शियांग यान का थोबड़ा देखने लायक था, एकदम उतरा हुआ। और सुन, वो उस वीरान और ठंडे सर्विलांस रूम से बाहर निकली। उसका चेहरा किसी चुड़ैल जैसा खौफनाक लग रहा था। वो सीधे अपने लाडले फेंग यीकी की खैरियत लेने पहुंची। वैसे फेंग यीकी को उतनी कोई खास चोट नहीं आई थी। शियांग यान को अंदर आते देख वो रोना रोने लगा, मम्मी, कसम से उस जियांग चेन ने ही मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था। साला इतना कमीना कैसे हो सकता है? शियांग यान थोड़ा झिझकी और बोली, फुटेज देख ली हमने, ही की जियांग चेन ने तुझे बिल्कुल धक्का नहीं दिया था, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ था कि किसी ने मुझे जोर का धक्का मारा। श्यांगयान ने कहा, पर कैमरे की फुटेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। मम्मी, तुम जाकर पापा से कहो ना, जियांग चेन बहुत बड़ा हरामी है, हम उसे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दे सकते। टैनजे का नाम सुनते ही शियांग यान का मूड और बिगड़ गया और उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। पर एक बात बताइए कि तूने टैन रुआन के बारे में वो सब बकवास क्यों बोली थी? टैनजे के उस बेरुखे रवैये को याद करके शियांग यान की नजरों में फेंग यीकी के लिए साफ नाराजगी झलक रही थी। फेंग यीकी की तो यह सुनकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने फौरन शियांग यान का हाथ पकड़ा और मक्खन लगाते हुए बोला, मम्मी, क्या तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो? अरे, मैंने जिसके बारे में बोला था वो रुआन रुआन दीदी थोड़ी ना थी। वो चापलूसी करते हुए आगे बोला, क्या जियांग चेन ने तुम्हारे कान भरे हैं? उसने चिढ़कर हाथ छोड़ दिया और नाटक करते हुए बोला, जियांग चेन तो शुरू से ही ऐसा है। पहले भी मैंने उसे पापा के सामने तुम्हारी बुराई करते सुना था। क्या अब वो मेरे पीछे भी हाथ धोकर पड़ गया है? श्यांग यान के होश उड़ गए। तूने क्या कहा? फेंगीकी ने मुंह पर हाथ रख लिया जैसे गलती से सच उगल दिया हो। अरे, क्या मेरी जबान से कुछ ज्यादा ही निकल गया? श्यांग यान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तूने कुछ गलत नहीं कहा। मैं भी सोचूं कि जब मैं टैनजे की इतनी गुलामी करती हूं तो वो मुझ पर क्यों भड़कता रहता है। साला, सब उस कमीने जियांग चेन का किया धरा है जो पीठ पीछे ये सारे गंदे खेल खेल रहा है। शियांग यान का उबला हुआ चेहरा देखकर फेंग यीकी ने चैन की सांस ली। उसने आग में घी डालते हुए जानबूझकर एक और तीर छोड़ा। उसने तो आपको पुरानी झाड़ू और फटा हुआ चीथड़ा तक कह डाला था, पर मम्मी, क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग चेन के यहाँ होने की वजह से ही घर में रोज नए क्लेश हो रहे हैं? क्या उस पर कोई साया या मनहूसियत सवार है? मेरा प्यारा भाई तो खैर अपने इस बड़े भाई को कभी गलत नहीं समझेगा, है ना? पुरानी झाड़ू और फटा हुआ चीथड़ा सुनते ही शियांग यान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फेंग यीकी की आखिरी बात सुनकर उसकी बत्ती जली। अरे हाँ, जब उस ज्योतिषी ने कुंडली देखी थी तब वो जियांग चेन भी तो वहीं मौजूद था।
क्या पता वो ज्योतिषी असल में जियांग चेन की मनहूसियत की ही बात कर रहा हो। आखिर जब जियांग चेन के बाप का एक्सीडेंट हुआ था तब भी ये वहीं था, और बाद में जब जियांग चेन को फेंक परिवार में लाया गया तभी तो उस पूरे खानदान का सत्यानाश हुआ था। तो फिर किस आधार पर सब मुझे पतियों को निगलने वाली मनहूस कह रहे हैं? इस जियांग चेन को क्यों नहीं? मुझे मनहूस बोलता है साला। उसने फेंग यीकी की तरफ देखा और बोली, मम्मी से गलती हो गई बेटा, तू ही तो मेरा असली जिगर का टुकड़ा है। फेंग यीकी ने बड़ा सीधा सा मुंह बनाया। क्या हुआ मम्मी? श्यांग यान ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ बातें तेरे मतलब की नहीं है, तू बस आराम कर। मैं बाहर दरवाजे से टेक लगाए अंदर की पूरी नौटंकी के मजे ले रहा था। मैंने कहा, चलो चलें। जब मैं टैन रुआन का हाथ पकड़कर ले जा रहा था तो उसने मुड़कर एक बार अंदर झांका। उसके दिमाग में चल रहा था जियांग चेन ने उस फेंग यीकी को कई बार देखा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फेंग यीकी की टांग टूट चुकी थी, लंगड़ाकर चलना पड़ रहा था। इसलिए यान लिनक्सू के पीछे मंडराने का उसका प्लान फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया। देखते ही देखते स्कूल का पहला दिन भी आ धमका। आज मैंने सफेद टी शर्ट और स्ट्रेट लेग जीन्स पहन रखी थी, एकदम किलर लुक में। मुझे इस अवतार में देखकर टैन रुआन की धड़कनें तेज हो गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और पास आकर फुसफुसाई, जियांग चेन, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मैंने प्यार से उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाई। टैन रुआन ने आंखें सिकोड़ लीं और बड़े प्यार से मेरे हाथ के नीचे सिर झुकाए खड़ी रही। अचानक उसने मासूमियत से पूछा, जियांग चेन, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? मेरे हाथ वहीं के वहीं रुक गए। अरे यार, मैं तो उसे बताना ही भूल गया था। अब बोलूंगा तो पता नहीं क्या तमाशा होगा। टैन रुआन का चमकता हुआ मासूम चेहरा आंखें झपकाए मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने उसके बालों को सहलाया और कहा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और जैसा कि मुझे अंदेशा था, उस बच्ची की चमकती आंखों में अचानक से उदासी और गुस्सा भर आया। उसने अपना मुंह फुला लिया और रूठते हुए बोली, चियांग चेन, मत जाओ ना, प्लीज। मैंने ना में सिर हिला दिया। टैन रुआन ने मुझे कसकर गले लगाया और बेमन से सिर हिलाते हुए बोली, फिर तो कोई चारा ही नहीं है। कॉलर ठीक करते हुए मेरा हाथ एक सेकंड के लिए रुका। फिर मैंने नॉर्मल होकर कहा, आज तुम सच में बहुत अच्छी बच्ची बनी हो। टैन रुआन ने पलकें झुका ली और मेरी शर्ट के कोने से खेलते हुए बोली, क्योंकि अगर मैं अच्छी नहीं बनूंगी तो जियांग चेन नाराज हो जाएंगे। दरवाजे से बाहर निकलते वक्त मैंने एक पल के लिए मुड़कर उसे देखा। वो टेडी बियर वाले पजामे में दरवाजे के सामने बैठी अपना नन्हा सा हाथ हिलाकर मुझे बाय कर रही थी। मैंने नजरें हटाई और सीधे जाकर गाड़ी में बैठ गया। अंदर बैठा वो नमूना बड़बड़ाया, इतने सुस्त क्यों फंस हो? सच में कछुए की चाल चलते हो। मैंने उस ढक्कन को घास तक नहीं डाली और पूरी तरह इग्नोर किया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई और दरवाजे पर खड़ी टैन रुआन का चेहरा धीरे धीरे एकदम खूंखार और डरावना होता चला गया। काफी दिनों से यान लिनक्सू से बात ना होने की वजह से फेंक यीकी की फटी पड़ी थी कि कहीं वो उसे भूल ना जाए। जब वो अपनी ख्याली पुलाव पका रहा था तब मेरे कानों में कोई बकवास नहीं हो रही थी और मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। जैसे ही गाड़ी से उतरे, फेंग यीकी की गिद्ध जैसी नजरों ने पास से गुजरती एक परछाई को तुरंत ताड़ लिया। हालांकि उस औरत का सिर्फ आधा ही प्रोफाइल दिख रहा था, लेकिन वो अकड़ू और हसीन चेहरा पक्का उसी का था। फेंग यीकी बिना सोचे समझे सीधे भीड़ में घुस गया। ड्राइवर सालों से टैन खानदान की नौकरी कर रहा था। वो अच्छे से जानता था कि टैन जे की नजरों में सिर्फ मेरी यानी जियांग चेन की ही औकात है। उसने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और बोला, छोटे मालिक जियांग चेन, ये बड़े मालिक ने निकलने से पहले आपको देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि एक बाप का अपनी औलाद को पॉकेट मनी देना फर्ज बनता है। मैंने बड़े ठाठ से वो कार्ड पकड़ा और सीधा जेब में सरका लिया। शुक्रिया। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया और पूरे स्कूल में ढिंढोरा पिट गया कि नए आए दोनों लड़के रईस टैन खानदान से हैं। टैन खानदान का रसूख इतना भारी था कि किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं थी जो हमसे पंगा ले सके। बाद में सबको पता चला कि नया लड़का यानी मैं गजब का हैंडसम हूँ। थोड़ा शांत और कूल जरूर हूँ, पर किसी से बदतमीजी या फालतू का रौब नहीं झाड़ता। जब ड्राइवर मुझे लेने स्कूल के गेट पर आया तो उसने देखा कि मैं लाचार सा खड़ा हूँ और मेरी छाती पर खूबसूरत गिफ्ट बॉक्सों का अंबार लगा हुआ है। जैसे ही वो कार से उतरा, कुछ शर्माती हुई लड़कियां मेरे हाथों में और गिफ्ट्स ठूंसकर गाल लाल किए वहां से रफू चक्कर हो गई। ड्राइवर ने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, छोटे मालिक जियांग चेन का तो लड़कियों में अलग ही जलवा है। मैंने कहा, अरे मैं तो वापस करने वाला था, पर वो इतनी तेज भागी कि हाथ ही नहीं आई। तभी पेगी की वहां से निकला और उसने ये नजारा देख लिया। उसका मुंह ऐसा बन गया जैसे करेला चबा लिया हो।
उसका मन कर रहा था कि आकर मेरे सारे गिफ्ट्स जमीन पर पटक दे। असल में वो बड़ी उम्मीद लेकर उस मैडम को ढूंढने गया था, पर ठन ठन गोपाल बनकर खाली हाथ लौटा था, इसलिए उसकी बुरी तरह सुलग रही थी। स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में उसकी आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि यान लिनक्सु असल में इस स्कूल की सबसे बड़ी इन्वेस्टर थी और स्टेज पर चीफ गेस्ट बनकर स्पीच दे रही थी। फेंगीकी ने जैसे तैसे सेरेमनी खत्म होने का इंतजार किया और खत्म होते ही पागलों की तरह बाहर की तरफ भागा। यान लिनक्सु को अपनी कंपनी लौटकर फाइलों का पहाड़ निपटाना था। वो तेजी से जा रही थी कि तभी किसी ने उसकी आस्तीन को जोर से पकड़ लिया। उसने हैरान होकर पीछे देखा तो एक कर्ली बालों वाला लड़का उसका हाथ पकड़े खड़ा था। वो बोली, कौन हो तुम? मुझसे कोई काम है क्या? फेंगीकी के तो तोते उड़ गए। ये औरत सच में मुझे पूरी तरह भूल चुकी है। अभी सिर्फ आधा महीना ही तो बीता है और इसने मुझे दिमाग से निकाल फेंका। सच में कितनी बेरहम औरत है। वो बोला, अरे मैं फेंगीकी हूँ, यान दीदी। उसे थोड़ा बहुत कुछ धुंधला सा याद आया, पर इस यान दीदी वाले संबोधन ने उसका दिमाग बुरी तरह खराब कर दिया। उसने किसी तरह अपने चेहरे को संभाला और इस छपरी को उठाकर नाली में फेंकने की इच्छा को दबाते हुए बोली, माफ करना, पर मैं तुम्हें नहीं जानती। यान लिनक्सु बस वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन ये चिपकू फेंगी की फेविकोल की तरह चिपक गया। आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? याद कीजिए, अभी 15 दिन पहले ही तो आपने मेरी मदद की थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, फेंगीकी ने हाथ छोड़ा और फिल्मी हीरो बनकर बोला, कोई बात नहीं, अभी आप नहीं जानती कि मैं कौन हूं, लेकिन आज से मैं आपको ऑफिशियली पटाने की कोशिश शुरू कर रहा हूं, और जब तक आप मेरी नहीं हो जाती, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसने कॉलर झटकते हुए अपनी गर्दन एकदम चौड़े में घुमा ली। क्या ये बेवकूफ दिमाग से पैदल है? फाइलों का बंडल पकड़े खड़ी असिस्टेंट ने अपनी आंखें मटकाई और दोनों को देखते हुए सोचने लगी, हे भगवान, क्या हमारी बॉस की जिंदगी में सच में कोई नौसिखिया मजनू आने वाला है? फेंग ये की अपने मन में सोच रहा था। इतनी धांसू और दिल छू लेने वाली बात सुनकर यान लिनक्सु तो अब मेरी दीवानी हो ही जाएगी। वो इतराते हुए पीछे मुड़ा ताकि उसकी दीवानी नजरों का दीदार कर सके, लेकिन अफसोस, पीछे एक परिंदा भी नहीं था। यान लिनक्सु अपनी असिस्टेंट को घसीटते हुए कब की रफू चक्कर हो चुकी थी। उसने मुझे फिर देखा तो अपनी भड़ास निकालते हुए ताना मारा, वाह जियांगचेन, क्या जलवे हैं तुम्हारे? इतनी ऐरी गहरी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी हैं। जबकि मेरी बात अलग है, मैं तो आम लड़कियों को मुंह तक नहीं लगाता। मैंने सीधे पूछा, अबे गाड़ी में बैठना है या यहीं भौंकता रहेगा? ये सुनकर फेंक यीकी का खून खौल उठा और वो गुस्से में पागल हो गया। मैंने कार की खिड़की से सिर टिकाया और मन में पूछा, क्यों शियाओ तुम? इस लव स्टोरी की तो लंका लग गई है ना? सिस्टम ने जवाब दिया, मुझे तो पक्का यकीन है कि यान लिनक्सु ने फेंग यीकी को कोई पागल घोषित कर दिया होगा। असल कहानी में जब फेंग यीकी और यान लिनक्सु मिले थे, तब वो 22 साल का घाघ बन चुका था, जिसने दुनिया की ठोकरें खाकर अपने असली रंग छुपाने में महारत हासिल कर ली थी। खानदान बर्बाद होने के बाद उसने गरीबी का ऐसा ड्रामा रचा था कि वो एक खुददार, मेहनती और हालात से लड़ने वाला सीधा साधा लड़का लगता था। भले ही उसकी उस मेहनत का असली मतलब असली जियांग चेन की लाश पर पैर रखकर ऐश की जिंदगी काटना था, पर किसे पड़ी थी। और उस वक्त यान लिनक्सु भी मतलबी दुनिया से तंग आकर इस फेंग यीकी के फर्जी भोलेपन पर फिदा हो गई थी। लेकिन अब का क्या सीन है? अब तो फेंग यीकी की घटिया औकात पहली ही नजर में दिख जाती है और यान लिनक्सु का पूरा ध्यान अभी सिर्फ अपने बिजनेस को आसमान पर ले जाने में है। जब उसका खून सिर्फ कामयाबी के लिए खौल रहा है, तो कोई भी मर्द सिर्फ उसकी रफ्तार रोकने वाला कांटा ही बनेगा। ऐसे वक्त में फेंगीकी की यह सस्ती चापलूसी घोड़े की पूंछ सहलाने जैसी थी, जहां दुलत्ती पड़नी तय थी और दांत टूटने पक्के थे। मैंने पूछा, तो क्या मैंने अनजाने में इन दोनों की लव स्टोरी का बैंड बजा दिया? सिस्टम चहकते हुए बोला, होस्ट, आपने जो रायता फैलाया है वो काबिले तारीफ है। उस औरत के सपोर्ट के बिना ये दोनों माँ बेटे जिंदगी में कभी उठ नहीं पाएंगे। आपने पैसों के दम पर इनको कुचलने और जिंदगी के टॉप पर पहुंचने की तरफ एक और तगड़ा कदम बढ़ा दिया है। जब हम दोनों बिएजियांग गार्डन वाले टैन विला पहुंचे, तो मैंने दूर से ही देख लिया कि टैन रुआन दरवाजे पर बैठी टकटकी लगाए मेरे आने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही गाड़ी पास आई, वो दौड़कर बाहर आ गई। दरवाजा खुला और फेंगी की अपनी बत्तीसी दिखाते हुए पहले बाहर निकला। रुआन, रुआन दीदी, क्या आप मेरा स्वागत करने आई हैं? टैन रुआन की काली पुतलियों ने उसे ऐसी खूनी नजरों से घूरा कि फेंग यीकी की वहीं हवा टाइट हो गई।
जबकि वो झट से आकर मेरे सीने से लिपट गई और बोली, जियांग चेन, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैंने प्यार से उसका हाथ सहलाते हुए कहा, आज रात तुम मेरे कमरे में थोड़ी देर के लिए आ सकती हो। टैन रुआन खुशी से फूली नहीं समाई और पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। हाँ। फेंग यी की शक की निगाहों से हम दोनों को अंदर जाते हुए घूरता रहा। वो सोचने लगा, अभी अभी टैन रुआन ने मुझे जिस तरह घूरा था, वो सच में रूह कंपा देने वाला था। फिर उसने सिर झटका और जबरदस्ती हंसते हुए सोचा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? टैन रुआन जैसी मंद बुद्धि लड़की को शायद अचानक एहसास हुआ होगा कि उसका एक भाई भी इस घर में रहता है। कहीं वो मेरी इस कातिल खूबसूरती पर तो फिदा नहीं हो गई? साला सत्यानाश हो। अगर ये जियांग चेन बीच में अपनी टांग ना अड़ाता, तो अब तक मैं रुआन रुआन के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रहा होता। फेंगयिकी की आंखों में एक नई चमक आ गई। जब यान लिनक्सु मुझे घास नहीं डाल रही, तो क्यों ना मैं अपना निशाना बदलकर इस टैन रुआन को ही फंसा लूं। वैसे भी जो लोग इसके करीब आ जाते हैं, ये उनसे ज्यादा नफरत नहीं करती। जब मैं और रुआन रुआन सीढ़ियों तक पहुंचे, तभी ड्राइवर भागता हुआ अंदर आया। छोटे मालिक, चियांग चेन, आपका सारा सामान अभी गाड़ी में ही पड़ा है। ड्राइवर की बात सुनते ही टैन रुआन का चेहरा बदल गया। वो चिढ़कर बोली, क्या आपको कोई और लड़की पसंद आ गई? उसने मुझे पागलों की तरह जकड़ लिया और छोड़ने का नाम नहीं लिया। जैसे ही ड्राइवर पास आया, उसने सारे गिफ्ट बॉक्सों को हाथ मारकर दूर फेंक दिया। ड्राइवर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या बवाल हो गया। वो बोला, छोटे मालिक, जरा ये सब समेटने में मदद कर दीजिए। मैंने अपने सीने में मुंह छुपाकर नखरे कर रही टैन रुआन को देखा और हल्की सी हंसी के साथ बोला, अरे वो सब जा चुकी हैं। ये पहली बार था जब मैं मुस्कुराया था और टैन रुआन मुझे इस तरह देखती रह गई कि अपनी नाराजगी भूलकर बस टकटकी लगाए निहारने लगी। टैन रुआन अचानक बोली, तो जियांग चेन, अब आप कभी स्कूल मत जाना, ठीक है? उसी वक्त सिस्टम की घंटी बजी। फेवरेबिलिटी रेटिंग गिरकर सिर्फ 2 स्टार रह गई है। क्या? इस पगली ने अब अपने दिमाग में कौन सी नई खिचड़ी पका ली? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले गया। फेंगी की अपने कमरे में गया और फिर शियांग यान के सामने अपनी नौटंकी दिखाने के लिए लपका। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कि उसकी माँ टैनजे के कमरे से चोरों की तरह दबे पांव बाहर निकल रही थी। मम्मी, फेंगयिकी ने शक भरे लहजे में पूछा। श्यांगयान ने झट से उसे कमरे के अंदर खींच लिया। क्या हुआ मम्मी? घबराहट और चोरी पकड़े जाने के डर से श्यांगयान अपने बिखरे बालों को संवारते हुए बोली, कुछ नहीं। ये की, तुझे मम्मी से कोई काम था क्या? फेंगयिकी ने सिर हिलाया। बस, आपकी याद आ रही थी। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, लेकिन उसका खुराफाती दिमाग दौड़ने लगा। क्या मम्मी ने उस कमीने जियांग चेन को घर से लात मारकर निकालने का कोई धांसू प्लान बना लिया है? इस ख्याल ने फेंग यीकी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान ला दी। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी फेंग यीकी को शियांग यान की तरफ से कोई हलचल नहीं दिखी। बल्कि इसके उलट वो बड़े बड़े मॉल और ब्यूटी पार्लरों के चक्कर काटकर खुद को चमकाने में लगी हुई थी। उधर फेंग यीकी भी कई बार यान लिनक्सू की कंपनी में अपना मुंह उठाकर पहुंच गया। पहली बार तो उस बेचारी असिस्टेंट ने तरस खाकर उसे ऊपर भेज दिया था, लेकिन जब वो दूसरी बार गया, तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उस असिस्टेंट को तो कंपनी से लात मारकर निकाल दिया गया है। फेंगी की सोचने लगा, यान लिनक्सू की इतनी हिम्मत कि वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करे? हद पार कर रही है वो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ही कुछ दिनों से उसे ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे जैसे जवान, हैंडसम और टैलेंटेड लड़के के खुलेआम प्रपोज करने पर भी यान लिनक्सू का दिल ना पिघले। हम्म। इसलिए फेगयिकी ने सोचा कि कुछ दिन उसे इग्नोर करता हूं। जब उसका ध्यान हटेगा, तब अचानक सामने आकर उसे घेर लूंगा। और जब वो दोबारा सामने आया, तो यान लिनक्सू ने सीधे पुलिस को फोन घुमा दिया। डर के मारे फेंक यीकी की नानी याद आ गई और वो दुम दबाकर घर भाग आया। उस वक्त शाम ढल रही थी और टैन रुआन लिविंग रूम में बैठी हुई थी। आहट सुनकर टैन रुआन ने गर्दन घुमाई और उसे उसी खौफनाक नजर से देखा, पर एक नजर देखने के बाद उसने सिर झुका लिया और शांति से पानी पीने लगी। उस नजर को देखकर फेंक यीकी के मन में फिर से लड्डू फूटने लगे। क्या ये मुझे पसंद करने लगी है? फेंक यीकी टैन रुआन के करीब खिसका और बोला, रुआन रुआन दीदी, मैं बहुत दुखी हूं। उस लड़की ने कोई भाव नहीं दिया, बस पानी का एक और घूंट भरा। उसके इस शांत रूप को देखकर फेंकी की और ज्यादा करीब चिपक गया। रुआन रुआन दीदी, मेरी तरफ देखो ना। मैं जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, सिस्टम का सायरन बज उठा।
होस्ट, वो नन्ही जान खतरे में है, डेंजर अलर्ट, जल्दी जाकर बचाओ। नीचे से आती चीख सुनकर मेरा दिल दहल गया और मैं बिजली की रफ्तार से नीचे भागा। ढलते सूरज की रोशनी में फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे और चमक रहे थे। पेगी की एक कोने में खौफ के मारे ढेर पड़ा था, जबकि उस मासूम बच्ची के हाथ और पैर खून से लथपथ थे। वो नंगे पैर उन नुकीले कांच के टुकड़ों पर खड़ी थी और उसका नन्हा सा जिस्म डर से थर थर कांप रहा था। मैंने आगे छलांग लगाई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। फेंगी की थरथराते हुए हकलाने लगा, नहीं, ये मैंने नहीं किया। उसने मेरी पैंट का पाया कसकर पकड़ लिया और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। उसे कुछ देर पहले का मंजर याद आया। जैसे ही वो उसके पास गया था, टैन रुआन पागल हो गई। उसने कांच का गिलास फोड़ा और मेज पर रखा गुलदस्ता नीचे गिरा दिया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और टैन रुआन ने एक लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया था। जब तक वो संभल पाता, टैन रुआन के पैरों में कांच चुभ चुके थे और खून से लथपथ उस लड़की को देखकर फेंक यीकी की चीख निकल गई थी। मुझे उसे ले जाते देख उसने मेरी पैंट पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, जियांग चेन, कसम से ये मैंने नहीं किया। इससे पहले कि उसका रोना पूरा होता, मैंने एक जोरदार लात घुमाई और उसे हवा में उड़ा दिया। इस वक्त मेरे लिए सिर्फ टैन रुआन जरूरी थी। मैं उसे गोद में उठाए तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। जब नौकरानी बदहवास होकर भागी आई, तो मैंने निकलते हुए ठंडे लहजे में हुक्म दिया, फौरन डॉक्टर को बुलाओ। टैन रुआन के खून से सने हाथ पैर देखकर आंटी हुआन कांप उठी और तुरंत डॉक्टर को फोन मिलाने लगी। मेरी लात खाकर फेंक यीकी को दिन में तारे दिख रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। होश आते ही उसने आंटी हुआन को टैन जे को फोन करते सुन लिया। उसके दिमाग की घंटी बजी। इस बार तो मेरा काम तमाम हो गया। मुझे फौरन मम्मी को फोन करना पड़ेगा। उस वक्त शियांग यान स्पा में मजे ले रही थी कि तभी फेंग यीकी का रोते हुए फोन आया कि उसे घर से निकाला जा रहा है। शियांग यान ने उसे तसल्ली दी, तू फिक्र मत कर बेटा, मम्मी अभी घर आ रही है। जब टैनजे को फोन आया, तो वो विदेशी इन्वेस्टर्स के साथ एक बड़ी डील फाइनल करने की तैयारी में था। अचानक फोन बजते ही उसने तुरंत उठाया। क्या हुआ? दूसरी तरफ से आंटी हुआन की कांपती आवाज आई, मालिक, छोटी मालकिन और छोटे मालिक जियांग चेन के साथ बहुत बुरा हो गया। दोनों खून से लथपथ पड़े हैं। ये सुनते ही टैन जे के हाथ से सिगरेट सीधे फर्श पर गिर पड़ी। खून से लथपथ? टैन जे के तो होश ही उड़ गए। कुर्सी से कोट उठाया, सेक्रेटरी यू को दो चार निर्देश दिए और बिना पीछे मुड़े वहां से आंधी की तरह निकल पड़ा। अभी अभी आए विदेशी इन्वेस्टर्स को बस उसकी जाती हुई पीठ दिखी। जब उन्हें पता चला कि यही वो सीईओ था जिससे मीटिंग थी, तो वो गुस्से में भड़क गए। इतना गैर जिम्मेदार इंसान हमारे साथ काम करने के लायक ही नहीं है। उसे बिस्तर पर लिटाकर जब मैंने देखा कि वो चुपचाप पड़ी है, तो मैंने चुपके से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसका खून बहना रोक दिया। फिर भी चारों तरफ फैला लाल खून देखकर मेरे माथे पर पल पड़ गए। मैंने अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और चिमटी से उसके गोश्त में धंसे कांच के एक एक टुकड़े को बड़ी सावधानी से निकालने लगा। टैन रुआन का चेहरा पीला था और दर्द की वजह से वो धीरे से अपनी टांग पीछे खींच रही थी। मैंने जानबूझकर उसका दर्द बंद नहीं किया था। मैंने कहा, जब पता था कि दर्द होगा, तो जानबूझकर कांच पर पैर क्यों रखा? उसे लगा था कि मैं पुचकारूंगा, लेकिन मैंने तो उसकी पूरी पोल ही खोल दी। टैन रुआन मासूम बनकर सुबकने लगी, ध्यांग चेन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो कमीना मेरे करीब आ रहा था और मुझे उससे बहुत नफरत हो रही थी। मैंने एक और कांच का टुकड़ा निकाला और उसका चेहरा देखा। उसके होंठ सूखे थे, पलकें कांप रही थीं और दर्द की वजह से आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके कांपते हुए नन्हे पैर को देखकर आखिरकार मेरा दिल भी थोड़ा पिघल ही गया। बाकी के कांच निकालते हुए मैंने चुपके से उसका सारा दर्द पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। टैन रुआन को लगा कि सारा दर्द तो गायब हो गया, पर वो नाखुश हो गई। अगर दर्द ही नहीं होगा, तो मैं बेचारी बनने का नाटक कैसे करूंगी? और अगर नाटक नहीं किया, तो जियांग चेन मुझे भाव ही नहीं देंगे। इसलिए वो और जोर से सुबकने लगी और मेरी आस्तीन पकड़कर नखरे दिखाते हुए बोली, जियांग चेन, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब जाकर सिस्टम की हंसने की हिम्मत हुई। वजह यह थी कि पहले मेरा कातिलाना गुस्सा देखकर वो फटने के डर से अपनी जबान बंद की बैठा था। अब मेरा मूड थोड़ा ठीक देखकर वो अपनी मौजूदगी जताने के लिए कूद पड़ा। ये बच्ची भी बड़ी कमाल की नौटंकीबाज है। इसे क्या पता कि हमारे होस्ट साहब ने इसका दर्द कब का गायब कर दिया है। हा हा। टैन रुआन बिस्तर पर लेटी मेरे चेहरे को ताकते हुए रिड़ियाई, जियांग चेन,
बहुत दर्द हो रहा है ना। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मेरे दिमाग में बैठा सिस्टम उसके भोलेपन पर पिघल गया। अरे होस्ट, थोड़ा तो चुप करा लो, इतनी क्यूट जो है ये। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि ठीक उसी वक्त डॉक्टर आ थमका। मैं उठा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। टैन रुआन की नजरें मेरे पीछे पीछे लगी रही, और जब मैं ओझल हो गया तब उसने उदास होकर अपना मुंह फेरा। ये नौजवान डॉक्टर भी पुराना जानकार था। फिर भी टैन रुआन के हाथ पैरों पर गहरे जख्म देखकर उसकी सांसें अटक गईं। दवाई लगाते हुए वो अपनी आदत के मुताबिक खुद से ही बड़बड़ाया, क्योंकि टैन रुआन कभी किसी गैर से बात नहीं करती थी। अजीब बात है, इन घावों से अब खून क्यों नहीं निकल रहा? वैसे वो लड़का जो बाहर गया, वो भी तो खून से सना था। क्या उसे भी पट्टी करवानी चाहिए? अचानक वो हमेशा खामोश रहने वाली लड़की ने अपनी गर्दन घुमाई और अपनी ठंडी आंखों से उसे घूरते हुए बर्फ जैसी आवाज में बोली, उसे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर हक्का बक्का रह गया। फिर उसे समझ आया कि वो का मतलब बाहर गया लड़का था, और वो सारा खून इसी लड़की का था। वो बोला, अच्छा ठीक है, तो मैं उसे देखने नहीं जाता। ठीक इसी वक्त टैन बदहवास हालत में घर में घुसा और हांफते हुए चिल्लाया, कैसी है मेरी बच्ची, कैसी है? डॉक्टर ने तमीज से जवाब दिया, छोटी मालकिन के घावों पर पट्टी कर दी गई है। अगर आज रात बुखार नहीं चढ़ा तो सब ठीक रहेगा। लेकिन टैन जे ने उसे बीच में ही टोक दिया, अरे मैं अपने होने वाले दामाद जियांग चेन के बारे में पूछ रहा हूं, वो ठीक है ना? डॉक्टर का दिमाग और चकरा गया। उसने उलझन में जवाब दिया, अभी तो छोटी मालकिन ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। टैन जे भी दंग रह गया। कुछ सेकंड तक सुन्न खड़ा रहा और फिर अपनी बेटी की तरफ अचरज से देखने लगा। टैन रुआन चुपचाप दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई और अपने बाप की तरफ उदास पीट कर ली। ये देखकर टैन चाह का कलेजा मुंह को आ गया। वो जैसे ही किसी को मेरे कमरे में भेजने वाला था, रुआन रुआन ने अचानक पलटकर धीमी आवाज में पुकारा, पापा! टैनजे तुरंत उसके बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया। टैन रुआन ने सीधे अपने बाप की आंखों में देखा और बेइंतहा नफरत भरे लहजे में बोली, फेंक ये कि बहुत घटिया और गंदा इंसान है। साफ था कि वो बच्ची अपने बाप से उस कमीने को लात मारकर बाहर फेंकने को कह रही थी। टैनजे एक पल के लिए झिझका। आखिरकार वो उसकी कागजी बीवी का बेटा जो था। अपने बाप को हिचकिचाते देख टैन रुआन ने तुरंत दीवार की तरफ मुंह घुमा लिया और रूठ कर उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। टैनजे लटके हुए चेहरे के साथ भारी कदमों से मेरे कमरे की तरफ बढ़ा। तब तक मैं साफ सुथरे कपड़े बदल चुका था। मैंने बिना लाग लपेट के सीधे कहा, अंकल, जितनी जल्दी हो सके उस फेंग यीकी को घर से लात मारिए। अगर टैन रुआन का बोलना एक बच्ची की जिद मानी जा सकती थी, तो अब वही बात मेरी जबान से निकलते ही मामला बहुत गंभीर हो चुका था। टैनजे का चेहरा एकदम सख्त हो गया। क्या रुआन रुआन को चोट उस फेंक यीकी की वजह से लगी है? मैंने ज्यादा बकवास न करते हुए ठंडे अंदाज में इशारा किया, अंकल, आप खुद जाकर सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। सीसीटीवी फुटेज में फेंक यीकी की वो गंदी हरकतें, रुआन रुआन पर चिपकने की कोशिश और उसकी बदतमीजियां साफ साफ रिकॉर्ड हो चुकी थीं। ये सब देखकर टैन जे का खून खौल उठा और वो अकबूला हो गया। पिछली बार उस कमीने ने रुआन रुआन को पागल बोलने की जुर्रत की थी, और इस बार उसने बच्ची को खुद को लहूलुहान करने पर मजबूर कर दिया। ये सोचकर कि उसकी बेटी की हालत बड़ी मुश्किल से सुधरी थी और इस कांड से वो फिर से डिप्रेशन में जा सकती थी, टैंजे ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और इस माँ बेटे की जोड़ी को सड़क पर फेंकने की कसम खा ली। जैसे ही वो फेंक यीकी की हड्डियां तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, तभी शियांग यान स्पा से अपना थोबड़ा चमकाकर वापस लौटी। अभी अभी फेशियल करवाकर आई थी तो उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। लेकिन टैन जे का उबला हुआ चेहरा देखकर उसने अनजान बनते हुए बड़े प्यार से पूछा, अरे छे, क्या हुआ? टैन जे ने बस उसे एक ऐसी नजर से देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा। ये देखकर शियांग यान ने फौरन अपनी पैंतरेबाजी बदली और रहस्यमयी बनकर बोली, अरे सुनिए ना, मैं अभी एक पहुंचे हुए बाबा से मिलकर आई हूं। उन्होंने बताया कि हमारे घर में एक 18 साल का मनहूस घुस आया है, जिसकी जल राशि है, और वही टैन खानदान की दौलत के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। साफ था कि उसका ये घटिया निशाना सीधे मुझ पर, यानी जियांग चेन पर था। टैनजे को तुरंत मेरी वो बात याद आ गई कि शियांग यान ही असली पति निगलू मनहूस है। उसे देखते हुए उसकी नजरें और भी ज्यादा अजीब हो गईं। ठीक इसी वक्त मैं गलियारे के कोने से बाहर निकला और बड़े ठंडे अंदाज में बोला, क्या आप सच में इस पाखंडी बकवास पर यकीन करती हैं? शियांग यान बौखलाकर चीखी, क्यों ना करूं? क्या तेरे सौतेले बाप की कंपनी में जो तमाशा हो रहा है, वो इस बात का सबूत नहीं है?
मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आया और मुस्कुराते हुए पूछा, तो आपको पूरा यकीन है कि उस ढोंगी बाबा की बातें पत्थर की लकीर है? शियांग यान पूरे घमंड से बोली, बिल्कुल। मैंने एक ठंडी हंसी छोड़ी और दीवार के पीछे से एक बकरे जैसी दाढ़ी वाले बुड्ढे को घसीटते हुए बाहर निकाला। ये वही फर्जी ज्योतिषी था जिस पहुंचे हुए बाबा की आप बात कर रही थी। वो यही ठरकी बुड्ढा है ना? असल बात यह थी कि इस फर्जी ज्योतिषी को शियांग यान ने ही पैसे खिलाकर सेट किया था। उस वक्त शियांग यान खुद उसके पास गई थी, रोना रोया था कि घर में मनहूसियत है, और नोटों की मोटी गड्डी थमाकर कहा था कि सीधे घर पर आकर जियांग चेन का नाम लेकर मनहूस बोलना। उस ज्योतिषी को भी लग रहा था कि शियांग यान खुद मनहूसियत की मूरत है, पर नोटों की चमक देखकर उसने अपनी आंखें मूंद ली और सुपारी उठा ली। पर किसे पता था कि दरवाजे पर कदम रखते ही वो सीधे मेरे यानी जियांग चेन के हथे चढ़ जाएगा। मुझे कोई दया दिखाने का शौक नहीं था। मैंने उसे असली खून खराबे वाले संकट का लाइव डेमो वहीं छका दिया। अपनी लात घूंसों वाली खास थेरेपी से मैंने उसके सारे चक्र और ज्ञान के चक्षु एक ही झटके में खोल दिए। और ठीक इसी वक्त श्यांग यान की उम्मीदों और घमंड से भरी नजरों के सामने उस फर्जी बाबा ने हाथ जोड़कर उसके सारे काले कारनामों की उल्टी करना शुरू कर दी। उस फर्जी ढोंगी तांत्रिक ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और सीधी उंगली मेरी तथाकथित मां शियांग यान के मुंह पर तान दी। अरे असली पनौती तो तू है, उसने शियांग यान के चेहरे पर थूकते हुए कहा। जिन जिन मर्दों से तूने शादी की बता, उनमें से किसी का भी भला हुआ क्या? कुछ साले कौड़ी कौड़ी को मोहताज होकर कंगाल हो गए और बाकी सीधे ऊपर टपक गए। हमारे जियांग चेन की किस्मत तो सूरज की तरह चमक रही थी, लेकिन तेरे जैसी मनहूस औरत ने उसे भी अपने साथ गड्ढे में धकेल दिया। शियांग यान एकदम बिलबिलाकर चीखी, बकवास बंद कर, मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें उड़ाने की हिम्मत भी मत करना। तांत्रिक ने तुरंत ताना मारा, अच्छा, तो जब तेरे पिछले पति की अकाल मौत हुई थी तब क्या जियांग चेन तेरे साथ था? इस एक सवाल ने शियांग यान की बोलती बंद कर दी। वह हक्की बक्की होकर सन्न रह गई। डर के मारे वह फौरन रोते धोते हुए अंकल टैनजे के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन टैनजे का दिल तो पहले ही बर्फ की तरह जम चुका था, क्योंकि थोड़ी देर पहले यही औरत उस पाखंडी की बातों पर उछल उछल कर यकीन कर रही थी। उन्होंने किसी भी कीमत पर तलाक लेने की ठान ली थी। मगर शियांग यान जमीन पर घिसटते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगी और चिल्लाई, मैं आखिरकार जियांग चेन की सगी मां हूं, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। उसकी यह हालत देखकर टैनजे के दिल में एक पल के लिए दया और हिचकिचाहट जाग उठी। मामला जब एकदम नाजुक मोड़ पर था, तभी मैंने ठंडे दिमाग से बीच में टोकते हुए कहा, अंकल, इस ड्रामे को छोड़िए। क्या आपको अपनी कंपनी की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं देना चाहिए? टैनजे तुरंत हड़बड़ाते हुए अपने स्टडी रूम की तरफ भागे और इमरजेंसी फंड वाला लॉकर खोल कर चेक किया। उस सेफ के अंदर कंपनी को बचाने वाला आखिरी बैकअप फंड रखा हुआ था। जैसे ही तिजोरी का दरवाजा खुला, टैनजे के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर का आधा माल पूरी तरह गायब हो चुका था। घर का सिक्योरिटी सिस्टम इतना तगड़ा था कि अंदर सिर्फ घर के लोग ही आ जा सकते थे, और मैं या रुआन रुआन उस पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकते थे। टैनजे किसी तूफान की तरह बाहर लपके और शियांग यान पर दहाड़ते हुए पूछताछ करने लगे। शियांग यान का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह हकलाते हुए बोली, वो तो मैंने बस स्पा जाने, कपड़े खरीदने, थोड़े महंगे ब्रांडेड बैग्स लेने और ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए थोड़ा सा स्वाइप किया था। टैनजे की आवाज सदमे से कांपने लगी। तो उस कार्ड में अब बचा कितना है? उसने डरते डरते कार्ड निकाला और बोली, लगभग 50 लाख युआन। यह सुनते ही टैनजे अंदर से पूरी तरह टूट गए। उन्होंने उसके हाथ से कार्ड छीना और दो टूक सुना दिया, हम तलाक ले रहे हैं। शियांग यान चाहे जितना छाती पीट कर रोती रही, टैनजे अपने फैसले पर चट्टान की तरह अड़े रहे। आखिरकार तलाक के पेपर्स और 20 लाख युआन का हर्जहाना हाथ में थामे शियांग यान अपने लाडले बेटे फेंग यीकी को घसीटते हुए बोरिया बिस्तर समेटकर टैन मेंशन से दफा हो गई। इस सारे बखेड़े के शांत होने के बाद टैन जे ने थकी हुई नजरों से हम दोनों बच्चों की तरफ देखा और कहा, अब से तुम दोनों को अपने इस बाप के साथ थोड़ी तंगी झेलनी पड़ेगी। मैंने बिना कोई तमाशा किए चुपचाप अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकाला और उनकी तरफ सरकाते हुए कहा, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। असल में मैंने बहुत पहले ही शेयर मार्केट में दिमाग लगाकर गुपचुप तरीके से अकूत दौलत जमा कर ली थी। बाद में वही पैसा मैंने शेयर्स खरीदकर टैन कॉर्पोरेशन में झोंक दिया, जिससे पूरी बाजी पलट गई और कंपनी डूबने से बच गई।
और ऊपर से मजे की बात देखिए, वो विदेशी इन्वेस्टर जो उस दिन गुस्से में डील छोड़कर भागा था, जब उसे पता चला कि टैन जे मीटिंग छोड़कर अपने चोटिल बच्चों को बचाने भागे थे, तो वह इमोशनल होकर बोल पड़ा, अरे वाह, यह तो दिल छू लेने वाली बात है। बस फिर क्या था, कंपनी मौत के मुंह से बाहर निकल आई और पहले से भी ज्यादा तेजी से फलने फूलने लगी। इधर मैं कंपनी के झमेलों को सुलझाने में इतना बिजी हो गया कि टैन रुआन के कमरे में मेरा जाना काफी कम हो गया था। एक रात जब सन्नाटा पसरा हुआ था, मुझे लगा कि किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा बहुत आहिस्ता से खोला। बिल्ली के पंजों की तरह दबे पांव टैन रुआन मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई और काफी देर तक मुझे घूरती रही। फिर उसने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली और चुपके से मेरी एक कलाई को बेड के हेडबोर्ड से लॉक कर दिया। मेरे दिमाग में बैठा सिस्टम खुशी से उछल पड़ा। अरे बाप रे होस्ट, क्या धांसू सीन है, ये तो डार्क रूम वाला किडनैपिंग रोमांस शुरू हो गया। मैं मजे लेने के लिए चुपचाप सोने की एक्टिंग करता रहा, ताकि देखूं कि यह लड़की करना क्या चाहती है। लेकिन रुआन रुआन ने सिर्फ मेरी बंधी हुई कलाई को तसल्ली से देखा, फिर मेरे सीने से लगकर मासूमियत से फुसफुसाई, जियांग चेन, मुझसे नाराज मत होना प्लीज। मैं बस थोड़ी देर और आपके साथ रहना चाहती हूँ, ताकि आप दिन भर बाहर ना भागते फिरो। सब आपकी गलती है। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दो, मैं खुद को बदल लूंगी। बस मुझे इग्नोर मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। अपना सारा दर्द उड़ेलने के बाद वह मेरे सीने से चिपकी चिपकी ही गहरी नींद में सो गई। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से छनकर आईं, तब जाकर उसकी आंखें खुली। अपनी झील जैसी मासूम आंखों को झपकाते हुए उसने मेरे गाल पर एक प्यारा सा किस किया। गुड मॉर्निंग, चियांग चेन। मैंने अपनी कलाई में बंधी लोहे की हथकड़ी को हल्का सा खनखनाया और कुछ कहे बिना बस उसे देखता रहा, जो ऑक्टोपस की तरह मुझसे चिपकी पड़ी थी। वह झट से सफाई देने लगी। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। प्लीज बस आज का एक दिन मेरे साथ रुककर खेल लो ना। मैं बिल्कुल शैतानी नहीं करूंगी, एकदम शरीफ बच्ची बनकर रहूंगी। बस एक दिन, प्लीज। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी उंगलियों से उसके मुलायम बालों को सहलाते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है? बात बस इतनी है कि इस तरह बंधे बंधे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है। कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन सच यह था कि मेरा खुद वहां से छूटकर भागने का कोई इरादा नहीं था। मगर इस पगली ने मेरी बात को सीरियसली ले लिया। साइड टेबल से एक किताब उठाई, मेरे सीने पर सिर रखकर अड़ गई। चाहे आप जितने भी गुस्सा हो जाओ, मैं यह ताला तो बिल्कुल नहीं खोलने वाली। मैं मन ही मन हंस पड़ा। कसम से, इस दुनिया में खुद से ही ओवर थिंकिंग करके अपनी अलग पिक्चर चलाने में इस लड़की का कोई मुकाबला नहीं है। इधर हमारे कमरे का माहौल जितना सुकून भरा था, उधर शियांग यान और उसके निकम्मे बेटे फेंग यीकी की जिंदगी में उतना ही बड़ा रायता फैल चुका था। शियांग यान पहले तो किसी रईस को तलाक देने के नाम पर मरने मारने पर उतारू थी, लेकिन जब उसे लगा कि टैन जे की बची खुची दौलत में से उसे 20 लाख मिल रहे हैं और अखबारों में टैन कॉरपोरेशन के दिवालिया होने की खबरें छप रही हैं, साथ ही टैन जहे ने शादी में फ्रॉड का केस ठोकने की धमकी दे दी, तो उसने दांत पीसकर पेपर्स पर साइन कर दिए। वह फेंग यीकी को लेकर एक छोटा सा विला किराए पर लेकर रहने चली गई। माँ बेटे ने नई शुरुआत के नाम पर शैंपेन उड़ाते हुए अकड़ में कहा, अपनी मर्जी से अकेले रहने में जो सुकून है, वो उस टैन खानदान के टुकड़ों पर पलने में कहाँ था। फेंग यीकी भी अपनी माँ की चमचागिरी में हाँ मिला रहा था। मगर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जब टीवी पर खबरें चलने लगी कि टैन कॉरपोरेशन में अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट हुआ है और कंपनी ने जबरदस्त कमबैक किया है, तो माँ बेटे की बत्ती गुल हो गई और चेहरे की हंसी वहीं जम गई। फेंगी की चिढ़कर बोला, अरे ये तो बुझते हुए दिए की आखिरी फड़फड़ाहट है, कुछ दिन में सब खत्म हो जाएगा। शियांग यान अपने होंठ चबाती रह गई। उसके कलेजे पर सांप लौट रहे थे। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। विदेशी प्रोजेक्ट्स की वजह से टैन कॉरपोरेशन का डंका चारों तरफ बजने लगा और उसका रुतबा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। फेगी की सोफे पर पसरकर गेम खेल रहा था, तभी स्क्रीन पर टैन कॉरपोरेशन का विज्ञापन दिखा, तो उसने चिढ़कर उसे हटा दिया। उसने मुंह घुमाकर सीधे शियांग यान पर ताव मारा, जो अभी अभी स्पा से लौटी थी। मम्मी, आखिर तुम्हें कोई नौकरी धंधा मिला भी या नहीं? शियांग यान बिफर गई। ढूंढ तो रही हूं, मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? वैसे भी हमारे पास अभी बहुत सारा पैसा बचा हुआ है। लेकिन इन दोनों को रईसी झाड़ने की ऐसी लत थी कि पानी की तरह पैसा बहाने, ब्रांडेड कपड़े खरीदने और महंगे होटलों में उड़ाने के चक्कर में 3 महीने के अंदर अंदर पूरे 20 लाख छट कर गए। एक दिन जब शियांग यान बड़े टशन में एक लग्जरी शोरूम में कार्ड स्वाइप करा रही थी, तभी मशीन से आवाज आई, इनसफिशिएंट बैलेंस।
उसका चेहरा फक पड़ गया, मानो काटो तो खून नहीं। वहां खड़ी सेल्स गर्ल ने तंज कसते हुए उसकी औकात दिखा दी। अरे, हमें लगा कोई बहुत बड़ी महारानी आई है, निकली तो कंगाल भिखारी जो जेब में थैला न होने पर भी झूठी शान बघार रही थी। शर्म से गड़कर शियांग यान सारा सामान काउंटर पर पटक कर वहां से दुम दबाकर भागी। तब जाकर उस बेवकूफ को समझ आया कि जब जेब में फूटी कौड़ी न हो तो 2 कदम चलना भी भारी हो जाता है। माँ बेटे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे और फेंक ये की काम करने से साफ मुकर गया। मैं तो कॉलेज जाऊंगा, जब पास हो जाऊंगा तब ढेर सारा कमा कर माँ की सेवा करूंगा। जब सारा पैसा खत्म हो गया तो श्यांगयान को अपनी सारी हेकड़ी भूलकर एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की नौकरी करनी पड़ी। वहां की मालकिन तो इतनी बदतमीज थी कि खड़े खड़े जलील करती थी। इतनी उम्र हो गई और तुझसे एक प्लेट तक ठीक से नहीं धुलती। पूरी जिंदगी मर्दों के टुकड़ों पर ही ऐश की है ना तूने। उस डांट को सुनकर जब वह कोने में दुबक कर रोई, तब उसे अचानक याद आया कि उसने भी मुझे कभी इसी तरह इज्जत किया था। जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिल्लत का दर्द असल में होता क्या है। देर रात जब वह अपनी टूटी हुई कमर लेकर उस छोटे से कमरे में लौटी, तो फेंगी की सोफे पर पसरा हुआ रोटी का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, तू भी कोई पार्ट टाइम काम ढूंढ ले। आजकल बहुत से लड़के पढ़ाई के साथ काम करते हैं। फेंगी की ने मुंह बनाते हुए उल्टा उसे ही भड़का दिया। मम्मी, तुम जाकर उस जियांग चेन से पैसे मांगो ना। वो तुम्हारा सगा बेटा है। तुम्हें इस हाल में देखकर ऐसे ही थोड़ी छोड़ देगा। शियांग यान की अपनी खुद की बची खुची इज्जत दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसी रात उसे एक भयानक सपना आया, जिसमें टैन कॉरपोरेशन पूरी तरह बर्बाद हो गया था और तलाक के बाद भी मैं एक आज्ञाकारी बेटे की तरह दिन रात मेहनत करके उन दोनों का पेट भर रहा था, जबकि खुद बीमार होकर बहुत छोटी उम्र में ही मर गया था। और फेंगी की किसी अमीर घराने का दामाद बनकर अपनी ही मां को कचरे की तरह लात मारकर बाहर फेंक देता है, जिससे वह जिंदगी भर बर्तन ही मांजती रह जाती है। हड़बड़ाकर जब उसकी नींद खुली तो उसका तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। श्यांग यान को आखिरकार समझ आ चुका था कि उसने अपने ही हाथों से अपने सगे बेटे के साथ रिश्ते का कत्ल कर दिया था। दूसरी तरफ टैन रुआन ने मुझे पूरे 10 दिनों तक हथकड़ी पहनाकर अपने कमरे में बंधक बनाए रखा। वह रोज मक्खन लगाते हुए मासूमियत से कहती, चांग चेन, प्लीज बस आज का एक दिन मेरे साथ और रुक जाओ ना। पता नहीं उसने अंकल टैन जे को क्या पट्टी पढ़ाई थी कि उन्होंने चिंता करने के बजाय उल्टे स्कूल फोन करके मेरी छुट्टी तक करवा दी। मैंने उसके गोल मटोल गाल खींचते हुए कहा, लो, मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया, अब तो ये हथकड़ी खोल दो। वह मुझसे और कसकर चिपक गई। मुझे आप पर यकीन नहीं है, आप पक्का मुझे उल्लू बना रहे हो। आपको भूख लगी है ना, मैं नीचे जाकर आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सिर्फ मुझे अपने पास रोके रखने की जिद में उसकी वो पुरानी बीमारी यानी ऑटिज्म का असर हमेशा के लिए गायब हो गया। अब तो वह बाहर वालों से मिलने में भी नहीं कतराती थी। जैसे ही वह नीचे गई, सिस्टम मेरे दिमाग में चीखा, होस्ट, वो शियांग यान बाहर दरवाजे पर आकर तमाशा कर रही है। मैंने बस हल्का सा झटका दिया और वो लोहे की हथकड़ी तिनके की तरह टूट गई। गेट पर आंट हुआन उस औरत को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, जबकि शियांग यान पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मुझे मेरे बेटे जियांग चेन से मिलना है, वो मेरा सगा बेटा है, तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो। पीछे मुझे खड़ा देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक किए और गिड़गिड़ाने लगी, जियांग चेन, माँ से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से माँ तेरा बहुत ख्याल रखेगी। प्लीज मेरे साथ घर चलना बेटा। मेरा चेहरा पूरी तरह सपाट था। मैंने एक कदम पीछे हटते हुए ठंडे लहजे में कहा, तो इसमें मेरा क्या लेना देना। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या तू अपनी मां को पहचानने से भी इनकार कर देगा। मैंने कहा, तुझे सच में अपनी गलती का पछतावा है या फिर से अमीर बनने का लालच जागा है। मैंने जेब से चुपचाप एक बैंक कार्ड निकाला और उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, इसमें 20 लाख युआन है, इसे पकड़ और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। जिस रिश्ते में कभी कोई अपनापन था ही नहीं, वो आज यहीं पर हमेशा के लिए दफन होता है। वह हक्की बक्की होकर उस कार्ड को देखती रही। फिर उसने मेरी सर्द आंखों और नफरत भरे चेहरे को देखा। उसे समझ आ गया कि जो रिश्ता उसने खुद तोड़ा था, वो अब कभी नहीं जुड़ सकता। वह चुपचाप सिर झुकाकर कार्ड उठाकर वहां से चलती बनी। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की घंटी बजी। मुबारक हो होस्ट, इस शरीर की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। आपका मिशन पूरी तरह कंप्लीट हुआ। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, सामने टैन रुआन का उतरा हुआ चेहरा दिखा। वह बदहवास होकर भागी और सीधे मेरे सीने से आकर चिपक गई।
रोते रोते शिकायती लहजे में बोली, गंदे इंसान, मुझे लगा आप मुझे छोड़कर गायब हो गए। मुझे लगा मुझे फिर से उस अकेलेपन के नर्क में तड़पना पड़ेगा। मैंने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और बेहद कोमल आवाज में कहा, अब तुम्हारी बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी है, तो अब ये नखरे और बच्चों जैसी जिद करना बंद करो, समझी? उसने मेरी कमर को और कसकर जकड़ लिया और रुआंसे लहजे में बोली, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैंने उसके लाल पड़े कान के पास झुककर हौले से फुसफुसाया, कभी नहीं जाऊंगा। मिशन खत्म होने के बाद भी मैं इस दुनिया को छोड़कर नहीं गया, बल्कि हमेशा के लिए यहीं रुकने का फैसला किया। टैन रुआन का हाथ थामने के लिए मैंने 6 महीने लगाकर कंपनी के सारे लफड़े सुलझाए। और आखिरकार एक खूबसूरत शाम को, जब ढलते सूरज की लालिमा हरी घास को रंग रही थी, मैंने अपने घुटनों पर बैठकर पूरी शिद्दत के साथ टैन रुआन के सामने शादी की अंगूठी बढ़ा दी।